नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम दोस्तों जनरल टॉपिक है, जो कि जिसका नाम है कोशिका। ठीक है, उस कोशिका से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इन 50 क्वेश्चनों के बारे में, कोशिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी वीडियो, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यहाँ पे दिया था। तो सेल नाम या कोशिका जो नाम देने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी रचना है जिसकी वजह से दोस्तों जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल जो रचना है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका अलग अलग होती है, यानी कि विभेदित होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कोशिका के अंतर्गत दोस्तों राइबोसोम नहीं होगे तो इनकी अनुपस्थिति में दोस्तों कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य दोस्तों राइबोसोम की अनुपस्थिति में संपन्न नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य जो कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे कोशिका में तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पर पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। तो पावर हाउस के नाम से या फिर ऊर्जा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसको अपन कोशिका का बिजली ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो कोशिका के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड यहाँ पे सबसे बड़ा कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है ये कहाँ पे होता है, राइबोसोम में, या फिर प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा हो जाएगा, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और कोशिका भित्ति दोस्तों पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कोशिका को दोस्तों निश्चित रूप प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने वाले जिम्मेदार कौन है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाकार घनाकार जाल होता है, ये दोस्तों किसका होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर दोस्तों जो द्रव्य होता है, द्रव्य में उपस्थित दोस्तों महीन साकित और झिल्लीदार और अनियमित दोस्तों नलिकाएं होती है, ये किसका जाल होता है। तो ये दोस्तों अंतःप्रदेवीय जो जालिका होती है इनका जाल होता है। ठीक है, अंतःप्रदेवीय जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम, जिसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती या सुसाइड वेग के नाम से भी जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का बिजली ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक पादप कोशिका में और रिक्तिकाएं दोस्तों पादप कोशिका में, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन अपना पादप कोशिका से संबंधित है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो कोशिकीय जो श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा वो कौन सा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे श्वसन का एक सक्रिय स्थल है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, अवर्णिक लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अवर्णिक या फिर ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि जो अवर्णिक या ल्यूकोप्लास्ट जो पाया जाता है दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, जड़ों की जो कोशिकाएं होती है, जड़ों की कोशिकाओं में दोस्तों अवर्णिक लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
फूलों और बीजों की जो विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग होते हैं, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग होते हैं, इनको जो रंग प्रदान करने वाला वो कौन होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूलों और बीजों के ऊपर रंग पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, जिसको सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें दोस्तों जीव द्रव्य को घुला देने व नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो जिसकी वजह से दोस्तों जीव द्रव्य में मतलब कि अपने आप को घुला देने की या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो वो क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंतर्गत। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक मतलब कि कोशिका में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जो जीव है दोस्तों कोशिका के बने हुए होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मूल अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने रहते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 ऑप्शन अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 2 और 4 यानी कि स्लाइडेन और सवान। स्लाइडेन एंड सवान ने दोस्तों ये अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव दोस्तों कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मतलब कि अंतर किया जाता है? तो यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है इसकी उपस्थिति के कारण अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य कौन सा है? तो गोल्जी इकाई का जो मुख्य कार्य हो जाएगा दोस्तों कौन सा कार्य है? वो है दोस्तों स्त्रावी का। ठीक है, स्त्रावी करने का कार्य कौन करता है? गोल्जी इकाई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि डीएनए रखता है? तो डीएनए रखने वाला कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण करने का मुख्य कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मतलब कि राइबोसोम है, ये कौन सा कार्य करते हैं दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है इसका कोशिकीय, आणविक और नियंत्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों एंजिंग। ठीक है, एंजिंग। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि मतलब कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो गोल्जिकाई होता है जो कि स्रावी का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। अंत प्रद्रव्य जालिका जिसको मतलब कि ये भी एक जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लवक ऑप्शन है जो कि मतलब कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यह पादप कोशिका में होता है। लाइसोसोम का कार्य करते हैं दोस्तों, लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? तो लाइसोसोम कार्य करते हैं दोस्तों अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका के अंदर दोस्तों जितने भी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। कभी कभार ये पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, इसकी वजह से दोस्तों इसको सुसाइड बैग या फिर मतलब कि आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, तो कोशिका भित्ति मतलब कि किस टाइप की होती है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य, अपारगम्य। तो यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों पारगम्य होती है। ठीक है, पारगम्य। और जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है? अर्धपारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी विलिय कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों इस प्रकार की कुछ आकृति होती है, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ इस प्रकार की मतलब की आकृति होती है। तो भीतरी जो विलिय होती है दोस्तों, भीतरी विलिय क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिस्टी। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिनमें अनुपस्थित होता है? इष्ट, कवक, जीवाणु, हरे सवाल। तो यहाँ पे जीवाणु के अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है दोस्तों सर्वप्रथम किसने यूज किया था? पुरोंकीजे के द्वारा। ठीक है, पुरोंकीजे ने दोस्तों सबसे पहले जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो जीव द्रव्य दोस्तों एक जीवन का भौतिक आधार है,
ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन कथन किसका हो जाएगा? हेक्सले का। ठीक है, हेक्सले के द्वारा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन कहा था। ठीक है, हेक्सले के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डीएनए के द्विहेक्सलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए का जो द्विहेक्सलिक मतलब कि द्विहेक्लिक जो मतलब कि प्रारूप होता है, तो ये जो प्रारूप प्रस्तुत करने वाले वो कौन हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए की द्विहेक्सलिक मॉडल प्रस्तुत किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था या प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द या फिर क्रोमोसोम जो शब्द है दोस्तों सबसे पहले किसने मतलब कि प्रस्तुत किया था? ये दोस्तों वाल्डेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, वाल्डेयर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करने वाला कौन हो जाएगा? पोर्टर। ठीक है, पोर्टर के द्वारा अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाला कौन हो जाएगा? नोल व रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक जो केंद्र होता है दोस्तों किसमें अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु में दोस्तों वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। बाकी हरे शैवाल, कवक और लाइकेन में दोस्तों मतलब कि जीवाणु ये जो केंद्रक होता है उपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक संख्या में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? ओफ्लियोग्लोसस। ठीक है, ओफ्लियोग्लोसस में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है? ठीक है, तो कोशिका का जो मतलब कि जीवित जो अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है। ये किसका बना होता है? तो ये बना रहता है दोस्तों कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और यानी जितने भी जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर, इन सभी से मिलकर दोस्तों क्या बना रहता है? जीव द्रव्य बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कोशिकीय एवं जो आणविक जीव विज्ञान का केंद्र दोस्तों ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो यहाँ पे जो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कोशिका का जीव विज्ञान और मतलब कि जो आणविक केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कोशिका की सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कोशिका से संबंधित सही ऑप्शन नहीं है? तो यहाँ पे कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, या फिर कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या फिर प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या फिर सभी देह जो ऊतक होते हैं एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सभी कोशिका जो जो ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों ये अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कोशिका अपने आकार और आमाप के अनुसार दोस्तों इसका चेंज होता रहता है आकार, और कुछ विशेष विशेष कोशिकाओं मतलब कि अपने आकार में बदलती रहती हैं, और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जो सभी ऊतक हैं एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने नहीं रहते, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, ऑप्शन मतलब कि बने रहते हैं तो ये ऑप्शन अपना गलत है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो यहाँ पे दोस्तों अर्ध पारगम्य की बात करें तो पारगम्य तो दोस्तों कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति दोस्तों पारगम्य है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोस्तों क्या है? एक अर्ध पारगम्य है। ठीक है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा है जो कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज जो कि घटक है कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए पाया जाता है दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है, क्यों? तो कोशिका कला को हो चाहे कोशिका भित्ति को, जिसको अपन पारगम्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, पारगम्य। ठीक है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति दोनों एक ही है जो कि पारगम्य होती है।
तो इसका क्या क्या कारण है, मतलब कि इसको पारगम्य क्यों कहते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कुछ अणु को अंदर या बाहर की ओर संचलन करने में कोशिका में मदद देती है, जबकि अन्य अणु को मतलब कि संचलन को रोक देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोशिका के लिए जो इम्पोर्टेंट जो अणु होते हैं उनको अंदर जाने देती है, जो मतलब कि अनावश्यक चीज़ें उनको रोक देती है। इसको वजह से दोस्तों इसको अपन पारगम्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल जो नाम है दोस्तों सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल जो मतलब कि जो रचना है, इसकी वजह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद किया जाता है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज करने वाला सर्वप्रथम कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की या केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। अब दोस्तों मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन इसमें बच गए उसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे।